बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्टूडेंट फिज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th फिज़िक्स न्यू सिलेबस 2025। उसका चैप्टर नंबर 4 है टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ द फोर्स, और उसका न्यूमेरिकल शुरू करना है हमने 4.1। 4.1 के अंदर पूछा है फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ कार्ट एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स। हमारे पास एक फोर्स है 200 न्यूटन की। हम कार्ट के ऊपर यानी कि रेडी के ऊपर हम एक फोर्स लगाते हैं, वो 30 डिग्री के एंगल के साथ लगाते हैं। एक्स कंपोनेंट्स और वाई कंपोनेंट्स हमने मालूम करना है। तो हमारे पास फार्मूला होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो फोर्स हमारे पास गिवन है वो 200 न्यूटन है और एंगल हमारे पास है जी 30 डिग्री। 30 डिग्री को आप विदाउट कैलकुलेटर भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल के लिहाज से देखें तो यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट होता है, ये हमारे पास 1 होता है, ये हमारे पास 2 होता है। तो cos 30 बेस डिवाइडिंग बाई हाइपोटेन्यूज होता है 3 अंडर रूट डिवाइडिंग बाई 2 आ जाएगा। 2 के साथ कैंसल, ये हमारे पास आ जाएगा जी 100 इंटू 3 स्क्वायर रूट 1.732। एक बार ध्यान में रखेंगे डियर स्टूडेंट्स, 2 अंडर रूट, 3 अंडर रूट, 4 अंडर रूट, 5 अंडर रूट, इनकी वैल्यू जुबानी याद होनी चाहिए। जैसे 2 अंडर रूट है 1.4142, 3 अंडर रूट 1.73 तक भी याद रख सकते हैं 1.732। तो हमारे पास मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 173.2 न्यूटन। अब हमारे पास अगर 60 डिग्री होता, हमारे पास 45 डिग्री होता, तो हम आसानी से मालूम कर सकते हैं cos 60, cos tan 60, sin 60, tan 45, sin 45, जो भी वैल्यूज़ हमारे पास हैं वो हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास होता है sin है, cos है और tan है। अब हमारे पास है जी एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अब साइन थीटा है जी एफ फोर्स हमारे पास 200 न्यूटन है, साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 की इक्वेशन यही ट्राइंगल हम यूज करेंगे। अमूद होता है और वतर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाई हाइपोटेन्यूज 1 डिवाइडिंग बाई 2, 200 इंटू 1/2। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी एफ वाई इज इक्वल टू 100 न्यूटन। स्टूडेंट्स को ये वाली ट्रायंगल 30 के लिहाज से, 60 के लिहाज से और 45 के लिहाज से ट्रायंगल्स अच्छी तरह याद होना ज़रूरी है। 30 डिग्री यहाँ पे है तो 3 अंडर रूट यहाँ पे लिखेंगे। 60 के अंदर इन दोनों की जगह चेंज हो जाती है। 45 थोड़ा सा डिफरेंट है। तीनों ट्रायंगल्स अगर आपको ज़ुबानी याद है तो आप न्यूमेरिकल को विदाउट कैलकुलेटर आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। न्यूमेरिकल है हमारा 4.2। A force of 300 Newton is applied perpendicular at the knob of a door to open it as shown in a figure. If the knob is 1.2 meter away from the hinge, what is the torque applied? Is it positive or negative torque? इस न्यूमेरिकल के अंदर पूछा गया है कि हमारे पास एक डोर है, दरवाज़ा है, उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं 300 न्यूटन के। यहाँ पे 300 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की जाती है। नाब से लेकर जो हिंग यानी कि जो कब्जे हैं वहां तक का जो डिस्टेंस है 1.2 मीटर है, और इनके दरमियान जो एंगल है, दोनों जो फोर्स अप्लाई की जाती है वो 90 डिग्री के एंगल से फोर्स अप्लाई की जाती है। टार्क हमने बताना है और साथ ये भी बताना है टार्क पॉजिटिव है या नेगेटिव है। टार्क का फार्मूला होता है हमारे पास टा इज इक्वल टू एल क्रॉस एफ, या आर क्रॉस एफ भी कहते हैं हम इसको। एल एफ साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, एन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को बताता है। तो टा इज इक्वल टू लेंथ हमारे पास है जी, या मूवमेंट आर्म है हमारे पास 1.2, फोर्स हमारे पास है जी 300, साइन 90 डिग्री, साइन 91 होता है, 12 डिवाइडिंग बाई 10, 300 है, और ये हमारे पास है जी 1, एक ज़ीरो के साथ एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी। टार्क हमारे पास आ जाएगा जी 360 न्यूटन मीटर। अब हमने ये बताना है
कि टार्क पॉजिटिव है या टार्क नेगेटिव है। इस चीज़ पे गौर करेंगे थोड़ा सा। हमने यहाँ एक चीज़ लिखी है, क्योंकि जो हमारे पास हिंग यानी कि जो हमारे पास कब्जे होते हैं वो दरवाजे के राइट साइड पे भी हो सकते हैं, दरवाजे के लेफ्ट साइड पे भी हो सकते हैं। दोनों का रूल अलग अलग होता है। अगर आपके जो कब्जे हैं वो लेफ्ट साइड पे मौजूद हैं तो इसकी जो रोटेशन बनती है वो बनती है जी एंटी क्लॉक वाइज। इसको हमेशा अपवर्ड ऊपर से ऑब्जर्व किया जाता है और इसकी जो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज और इसको हम कहते हैं जी पॉजिटिव। और ये हमारे पास होता है जी क्लॉकवाइज। अगर आपके कब्जे दरवाजे के राइट साइड पे मौजूद हैं तो हमारे पास होगा जी क्लॉकवाइज होगा। जब वो क्लॉकवाइज होगा तो उसकी जो रोटेशन होगी रोटेशन क्लॉकवाइज, और इसको हम कहते हैं फिर नेगेटिव क्वाड्रेंट्स के लिहाज से लेते हैं। एंटी क्लॉक को पॉजिटिव क्यों कहते हैं, क्लॉकवाइज को नेगेटिव क्यों कहते हैं, ये भी देख लें। हमारे पास क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट टू फोर्थ क्वाड्रेंट गए हैं तो आपकी जो रोटेशन होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी और इसको हम पॉजिटिव कहेंगे। अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट टू फर्स्ट क्वाड्रेंट गए, आप यहां से चलते हैं यूं करके, फोर्थ क्वाड्रेंट से होते हुए आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जाते हैं तो आपकी जो रोटेशन होगी क्लॉकवाइज होगी, और उल्ट चल रहे हैं फोर्थ टू फर्स्ट जा रहे हैं तो इसको हम नेगेटिव कहेंगे। आपका दरवाज़ा जो डायग्राम आपके सामने है, आपके जो हिंग हैं जो आपके कब्जे हैं लेफ्ट साइड पे मौजूद हैं, आपकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी। एंटी क्लॉकवाइज के साथ साथ आपकी रोटेशन पॉजिटिव होगी क्योंकि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट टू फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जा रहे हैं। 4.3 न्यूमेरिकल है। 2 weights are hanging from a meter roll at the position as shown in a given figure. If the meter roll is balanced at its center of gravity, find the unknown weight. हमारे पास एक डायग्राम मौजूद है, उसके अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने 2 मासिस को लटकाया है। यहाँ पे W1 4 न्यूटन है और W2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये सेंटर पॉइंट है। O से लेकर B तक का जो फासला है 30 सेंटीमीटर है। O से लेकर A तक का जो फासला है 40 सेंटीमीटर है। यहाँ पे वेट कितना हो, क्योंकि ये इस कंडीशन में था, इस जगह के ऊपर जब हमने मास को लटकाया तो इस कंडीशन यू बन जाएगी। इसकी जब कंडीशन यू बन जाएगी तो इस सिरे के ऊपर हमने कितना वेट लटकाएं या कितना मास या वेट लटकाएं कि हमारे पास ये इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर मौजूद हो। तो हमारे पास O, A एंड B ये हमने खुद नाम दिए हैं। हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो W1 है, जो वेट है हमारा पहला जो गिवन है वो हमारे पास है जी W1 इज इक्वल टू 4 न्यूटन है। सेम इसी तरह OA, इसको हम कहेंगे मूवमेंट आर्म है हमारे पास। मूवमेंट आर्म क्योंकि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये ओरिजिन है, पिवट पॉइंट है ये हमारे पास। इसको हम कहेंगे जी 40 सेंटीमीटर है। सेंटर से लेकर दूसरे मास तक वेट 1 तक का जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे OB, वो हमारे पास है जी 30 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। हमने W2 फाइंड करना है, ये हमने मालूम करना है कि यहाँ पे वेट की वैल्यू क्या होगी कि ये जो हमारे पास मीटर रॉड है ये इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आ जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉक वाइज मूवमेंट। तो इसको हम लिखते हैं टार्क 1 इज इक्वल टू टार्क 2। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। टार्क 1 W1 ये फोर्स है क्योंकि टार्क इज इक्वल टू R क्रॉस F या F क्रॉस L। टार्क इज इक्वल टू W1, यहां से लेकर यहां तक ये ओरिजिन है, ये पिवट पॉइंट है। तो हम लिखेंगे जी OB इज इक्वल टू वेट W2, ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है जो मूवमेंट आर्म है वो है जी OA। W1 कितना है जी 4 और OB का हमारा डिस्टेंस है मूवमेंट आर्म है ये है जी 30। W2 हमने फाइंड करना है, ये हमारे पास है जी 40 सेंटीमीटर। अब देखेंगे 4 इंटू 30 डिवाइडिंग बाई, यहाँ पे हम लिखेंगे जी 40 डिवाइड हो जाएगा W2।
0 के साथ एक 0 कैंसिल, 4 के साथ ये 4 कैंसिल, तो W2 वेट हमारे पास आ जाएगा जी 3 न्यूटन। अगर यहाँ पे हम 3 न्यूटन का वेट रखें तो ये जो हमारे पास मीटर रॉड इस कंडीशन में था तो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आ जाएगा। न्यूमेरिकल है 4.4। ए सीसा इज बैलेंस्ड विद 2 चिल्ड्रन सिटिंग नियर आइदर एंड। चिल्ड ए वेट 30 kg and sits 2 meter away from the pivot, while child B weighs 40 kg and sits 1.5 meter from the pivot. Calculate the total movements on each side and determine if the seesaw is in equilibrium. देखेंगे जी, हमारे पास एक सीसा है, उसके एक सिरे के ऊपर एक बच्चा बैठा है जिसको हमने चिल्ड ए कहा है और दूसरे को चिल्ड बी कहा है। पिवट पॉइंट तक इसका जो फासला है 2 मीटर है और जो बी बच्चा है, बी चिल्ड है, उसका जो फासला है पिवट पॉइंट से 1.5 मीटर है। इस बच्चे का जो मास है वो 30 kg है, इस बच्चे का जो मास है जी 40 kg है। अब सवाल ये पूछा गया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का मोमेंट आर मालूम करें, यानी कि टार्क फाइंड करें। ओ से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को यूज़ करते हुए, वेट को यूज़ करते हुए टार्क मालूम करें। और साथ ये बताएं, जब हम यहाँ पे टार्क मालूम करते हैं और यहाँ का टार्क मालूम करते हैं, क्या दोनों टार्क इक्वल आते हैं? अगर इक्वल आते हैं या इक्वल नहीं आते तो क्या सीसा इक्विलिब्रियम फॉर्म में है या नहीं है, वो हमने बताना है। तो देखेंगे जी, हमारे पास मास है और हमारे पास मूवमेंट आर्म तो मौजूद है। हम इसको पहले वेट में चेंज करते हैं तो W इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी mg। मास हमारे पास है जी 30 और g की वैल्यू हमारे पास होती है जी 10। तो इस बच्चे का जो वेट होगा वो 300 न्यूटन होगा। ओ से ए से लेकर ओ तक पिवट पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि जो मूवमेंट आर्म है, वो हमारे पास ओ ए है जी 2 मीटर। टार्क हमारे पास होगा वेट मल्टीप्लाई मूवमेंट आर्म W मल्टीप्लाई ओ ए। इसको हम आर भी लिख सकते हैं, इसको हम एल भी लिख सकते हैं लेंथ की फॉर्म में। वेट हमारे पास है जी 300 और मूवमेंट आर्म हमारे पास है जी 2 है। इसका जो टार्क 1 आएगा वो आ जाएगा जी 600 न्यूटन मीटर। इसको टार्क 1 कह देंगे। सेम इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक का टार्क हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे वेट मास मौजूद है और यहाँ तक का फासला 1.5 है, यहाँ तक का फासला 2 मीटर है। अब देखते हैं, वेट W इज इक्वल टू mg, फोर्स निकालेंगे हम, ग्रेविटेशनल फोर्स। मास हमारे पास 40 है, g की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो हमारे पास आ जाएगा जी 400 न्यूटन। O से B या B से O मूवमेंट आर्म OB हमारे पास है जी 1.5 मीटर। टार्क 2 W मल्टीप्लाई OB, फोर्स मल्टीप्लाई मूवमेंट आर्म, 400 मल्टीप्लाई 1.5, तो हमारे पास आ जाएगा 600 न्यूटन मीटर। बात को समझें, यहाँ पे बच्चे का मास कम है और यहाँ पे फासला ज़्यादा है। यहाँ पे बच्चे का मास ज़्यादा है, फासला क्या है जी, कम है। दोनों का आंसर टार्क 1 600 न्यूटन है और टार्क 2 भी 600 न्यूटन मीटर है। Since the movements on both sides of pivots are equal in 600 Newton meter torque, 600 Newton meter torque, 600 Newton meter torque, the seesaw is in equilibrium। तो हमारा जो सीसा होगा equilibrium फॉर्म के अंदर होगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ जुड़े रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।